हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। तो लीजिए गाइस, आज आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लास्ट वाली क्लास का आगे वाला पार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने इंडेमिनिटी वाला पार्ट पूरा कर लिया था, हम गारंटी वाला पार्ट भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन गारंटी वाले पार्ट में हम लोग आगे थे गाइस। आई थिंक श्योरिटी वाला पार्ट हमने आना था ना। तो हम डिस्कशन तो कर चुके थे, श्योरिटी होता कौन है भैया, प्रिंसिपल लेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है और इनका रिलेशन कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट कौन से बनते हैं। आज मैं उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और नाम है बेटा श्योरिटी की लायबिलिटी का क्या है। आइए बेटा बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन नंबर 128। सेक्शन 127 तक हम पढ़ चुके हैं बेटा। अब मैं आ रहा हूं हमारे पास में श्योरिटी की लायबिलिटी के ऊपर। अब वर्ड आता है सर, श्योरिटी की लायबिलिटी कौन सी बात कर रहे हो, श्योरिटी के राइट्स की बात कर रहे हो, कौन से राइट्स, कौन सी लायबिलिटी, डिस्चार्ज वाला पार्ट, रिवोकेशन वाला पार्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी वाला पार्ट, पूरा पार्ट इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो भैया बात सीधी है कि जब बात की गई श्योरिटी की लायबिलिटी कहां पे है, कितनी होने वाली है, एक बात बताओ, सोच के बताना मुझे। ठीक है, सोच के बताना। अगर मैं कहता हूं कि श्योरिटी ने वही लायबिलिटी ली जो कि किसकी थी, जो लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की थी, भाई सिंपल सी बात ना। अगर आज श्योरिटी कुछ कमिट कर रहा है, रिमेंबर क्रेडिटर्स को या बैंक को कुछ कमिट कर रहा है कि भैया सिंपल सी बात, मैं तो इसके बिहाफ पर गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ उसकी लायबिलिटी कितनी होगी। कॉमन से लॉजिक है भाई, जो लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की बनती है वही लायबिलिटी श्योरिटी की बनेगी। बोलो हाँ है ना, गलत बात तो नहीं बोल रहा ना, बिल्कुल गलत बात तो नहीं बोल रहा ना। आओ तो लीजिए गाइस, वर्ड है कि क्या इस वर्ड को हम कैसे हाईलाइट करेंगे। तो एक बनाओ चार्ट। चार्ट तो भैया जरूरी है, चार्ट से जिंदगी भर चीजें याद रहती है, पता तुमको। हाँ तो लिखो, अगर मैं बोलता हूं लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, अगर आप शॉर्ट में इसे याद करते हैं पहले हम, फिर हम रीडिंग करेंगे इसको। ठीक है, बुक के थ्रू भी याद करेंगे। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, तो मेरे 2-3 प्रश्न है, बस प्रश्नों का रिप्लाई करते रहना, सोचते रहना वहां बैठ के, और गारंटीड आपको ये बात मन में बैठ जाएगी। जवाब दो यार। When it comes to the liability of surety, तो क्या होगी लायबिलिटी। तो वर्ड यूज किया गया लॉ में कि श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी होती है, वर्ड यूज किया को एक्सटेंसिव। क्या बोला मैंने, को एक्सटेंसिव विद प्रिंसिपल डेटर। क्या बोला मैंने सर, को एक्सटेंसिव, नोट करना इसको, को एक्सटेंसिव विद प्रिंसिपल डेटर। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, को एक्सटेंसिव मतलब होता है जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की बनती है, जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की बनती है, वही सेम लायबिलिटी हमारे पास में किसकी बनेगी सर, श्योरिटी की बनेगी। बोलो क्लियर हुआ, बोलो समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सर, अगर को एक्सटेंसिव लायबिलिटी बनती है तो क्या वही पार्ट हमारे पास में हम रीडिंग प्रोविजन में पढ़ते हैं। आंसर इज यस गाइस। आप देखना देख सकते हैं इस पॉइंट को कि भाई को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। भाई प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से जितना उधार लिया था, सुनना ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से जितना भी उधार लिया था वो सेम अमाउंट की लायबिलिटी बनती है किसकी, श्योरिटी की। नंबर 2 क्या बोला भाई, श्योरिटी लायबल है कितने, इन सिंपल वर्ड जितना प्रिंसिपल डेटर का था वही लायबिलिटी बनती है। वर्ड है कि अब मुझे बताओ, एक वर्ड यहां लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल, क्या बोला, श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी होती है, प्राइमरी लायबिलिटी, सेकेंडरी लायबिलिटी है। कॉमन सा वर्ड है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 3 पार्ट लास्ट क्लास में सीख लिए थे कि गारंटी वाले पार्ट में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, याद है कौन कौन से थे। प्रिंसिपल डेटर का क्रेडिटर के साथ में, नंबर 1। नंबर 2 सर श्योरिटी का क्रेडिटर के साथ में, नंबर 2। नंबर 3 प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड वाला पार्ट था, याद आया। तो बताओ ना मुझे, श्योरिटी का कौन सा लायबिलिटी सेकेंडरी लायबिलिटी है, प्राइमरी लायबिलिटी है, इंप्लाइड वाला पार्ट है सर, क्रेडिटर के साथ में कौन सा, क्योंकि लायबिलिटी की बात कर रहे हो, पेमेंट देने की बात कर रहे हो। व्हेन यू यूज द वर्ड लायबिलिटी इट सिंपली मींस पेमेंट लेने की बात कर रहे हो, लेने की बात नहीं कर रहे, देने की बात कर रहे हो। अगर बात पैसा लेने की होती तो बात बोलता इंप्लाइड का पार्ट बनता, फिर थर्ड पार्ट बनता हमारा, रिमेंबर कि प्रिंसिपल डेटर से पैसा रिकवर कर लेंगे। तो वर्ड क्या बोलेंगे, या लायबिलिटी कौन सी है बेटा, लायबिलिटी कौन सी है, सेकेंडरी लायबिलिटी, सेकेंडरी लायबिलिटी। और वर्ड क्या बोला मैंने भाई, कौन सी लायबिलिटी कितनी बनेगी, सेम लायबिलिटी, सेम एज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेम एज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, वही लायबिलिटी इसकी बनती है। बोले 3 बातें याद रहेंगी आपको, हाँ है ना, बताओ। व्हेन इट कम्स टू द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी के 3 बातें आपको याद रहेंगी, ऑब्वियसली याद रहेंगी। आओ बेटा इसको हम अपने नोट्स में पढ़ते हैं, प्रॉपर याद करते हैं। चलो तो फर्स्ट याद हुआ हमारे पास में कि लायबिलिटी का मतलब कौन सी है सर, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी, नंबर 1। नंबर 2 क्या सेम टू सेम रहेगी, आंसर इज यस। जो व्हाट इज द पीडी, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द पीडी प्रिंसिपल डेटर, वही लायबिलिटी इसकी भी रहेगी। नंबर 3 नाम कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और इंप्लाइड, ओनली आंसर इज सेकेंडरी लायबिलिटी।
बट अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता यार कि बताओ प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी की लायबिलिटी किस में आती है, प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में आती है, इंप्लाइड में आती है? आंसर क्या होता? इंप्लाइड लायबिलिटी। याद रहेगा। आगे आइए, चलिए अब नंबर आया भाई गारंटी कितने टाइप की होती है, गारंटी के टाइप बोल रहे हैं। अब बताओ जिस गारंटी की हम बात कर रहे हैं उस गारंटी को डिवाइड किया गया बेटा, जिस गारंटी की हम बात कर रहे हैं उस गारंटी को डिवाइड किया गया। सर कितने पार्ट में डिवाइड किया? आओ बनाते हैं चार्ट। चलो तो चार्ट बनाओगे इन टॉपिक्स में हमेशा चीजें याद रहेंगी डिटेल के अंदर। तो वर्ड क्या बोला मैंने, लिखता हूं टाइप्स ऑफ गारंटी, टाइप्स ऑफ गारंटी। अब इस पार्ट को समझना, सुनना समझा मैं अपने आप दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ गारंटी, गारंटी कितने टाइप की होती है? बोला भाई दो टाइप की होती है, दो टाइप की गारंटी होती है। अब यहां पर एक नाम जो अभी तक हम बात करते आ रहे थे ना कि एक लोन लिया वो मैं पे कर दूंगा, एक लोन लिया मैंने पे कर दिया, सिंगल ट्रांजेक्शन हुई तो बोलेंगे हम सिंगल या स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आई कैन यूज द वर्ड नंबर वन इज सिंपल कहूं या मैं इसे कहूं सिंपल कहूं या हम कहें स्पेसिफिक। द फर्स्ट गारंटी इज सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी। क्या बोला, नोट कर लो, सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी। किसको कहते हैं भाई, किसको बोलते हैं? एग्जांपल तुम समझना ध्यान से बात को। लेट्स सपोज बेटा तीन लोग थे, सुनना, तीन लोग थे, एक था भैया प्रिंसिपल डेटर, एक था मेरा श्योरिटी, एक था मेरा क्रेडिटर। तीन लोग थे, याद है? एक कौन था? एक था हमारा प्रिंसिपल डेटर, बाहुबली याद है ना पिछली क्लास वाला, हाँ। एक था प्रिंसिपल डेटर, एक हमारा क्रेडिटर सर, और तीसरा हमारा था श्योरिटी, तीसरा हमारा था श्योरिटी। अब मैं कहूं कि एग्जांपल के लिए यहां पर जब प्रिंसिपल डेटर ने पैसा मांगा था, जब पैसा मांगा था उससे क्रेडिटर से, तो मैंने बोला कि उसने सिर्फ 10 लाख रुपए मांगे थे, 10 लाख का लोन लिया था। उस 10 लाख के लोन के लिए श्योरिटी ने इसके बिहाफ पर, उस श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर इसको गारंटी दी थी, इसको गारंटी दी थी कि अगर ये फेल हो गया, इफ प्रिंसिपल डेटर फेल तो आई विल पे दी अमाउंट। तो बताओ बेटा अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, रिपीट कर रहा हूं, अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कोई गारंटी दी जाती है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, भाई 10 लाख सिंगल ट्रांजैक्शन एक बार ही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसे क्या कहोगे? अगर सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कोई श्योरिटी दी जाती है, गारंटी दी जाती है, तो दैट गारंटी इज टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं मेरे लाल सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी। क्या बोलते हैं? सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी। तो लिख लो इसके नीचे क्या बोलेंगे सर, कौन सा, किसके लिए? फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन, गारंटी फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन, गारंटी फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन। अगर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कोई गारंटी दी जाती है तो बेटे उसको कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं? सिंगल या सिंपल या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। और बात करता हूं एग्जांपल के लिए, काफी बार क्या होता है कि नॉर्मली किसी पर्सन ने लोन ले रखा है, एग्जांपल, इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मान लो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं अल्फा ने बीटा से 10,000 रुपए लिए थे, सुनना, अल्फा ने बीटा से 10,000 रुपए लिए थे, अल्फा ने बीटा को 8,000 रुपए पे कर दिए, 8,000 रुपए पे कर दिए, बट 2,000 पे नहीं किए, 2,000 काफी टाइम से पे नहीं किए। अब बीटा कह रहा है भैया तू 10,000 रुपए दे रहा है, 2,000 रुपए बचे दे रहा है नहीं दे रहा? सुनना क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। एक तो तरीका क्या था कि शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया गारंटी वाला, एक और बोल रहा हूं समझना, अल्फा ने, समझाऊं और दिखाता हूं, चलो। एक क्वेश्चन तो ये हो गया भाई कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तभी आपने श्योरिटी लिया है, ठीक है। दूसरा केस लेके आता हूं, सेकंड केस बोल रहा हूं, मैं कहता हूं यहां पर कौन है? अल्फा, ये कौन है? अल्फा था और यहां था बीटा, दो लोग हैं, ठीक है, अल्फा बीटा। अब क्या हुआ समझना, अल्फा ने बीटा से लोन लिया था बेटा, लोन लिया था 10,000 रुपए का, 10K का लोन लिया था, ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा को 8,000 रुपए पे कर चुका है, 8,000 पे कर चुका है, बट 2,000 रुपए पे नहीं किए। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, 2,000 रुपए पे नहीं किया अभी तक, और काफी समय बीत गया, 1 महीना 2 महीना, दिन बदलते चले गए, पैसा नहीं लौटाया उसने। अब यहां पर बीटा कह रहा है भैया देख बात समझ, या तो मेरे 2,000 रुपए दे वरना मैं तुझे केस डाल दूंगा, वरना मैं तुझ पे शूट डाल दूंगा, केस फाइल कर दूंगा। तो ऐसे में अल्फा ने क्या किया, अल्फा ने बोला काम करता हूं, क्यों ना मैं गामा को पटा लूं और गामा को बोलूं गामा भैया काम करो ना। कौन है ये? गामा, गामा भैया काम करो ना, वो जो मेरे 2,000 रुपए बचे हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो, उसको बता दो मैं दे दूंगा उसको पैसे, तो उसको 2,000 रुपए के लिए
बचे हुए 2000 रुपए के लिए आप क्या करो सर, आप उसे गारंटी दे दो गामा भैया। तो गामा बोला ठीक है दे देता हूं भाई। तो मुझे बताओ यहां पर कितने अमाउंट की कौन सी वाली गारंटी कहलाएगी। अगर मान लो मैं 2000 रुपए की बात कर रहा हूं तो 2000 रुपए देना मतलब एक सिंगल ट्रांजेक्शन ही तो है ना भाई। इट्स नॉट अबाउट द होल ट्रांजेक्शन, चेन ऑफ ट्रांजेक्शन तो नहीं है। चेन ऑफ ट्रांजेक्शन होती, रिमेंबर चेन ऑफ ट्रांजेक्शन होती तो मैं ऐसे बोलता कंटिन्यूइंग गारंटी। बट यहां पर अगर कहीं भी आप गारंटी लेते हो और अगर सिंगल ट्रांजेक्शन की ले रहे हो बेटा, उसे सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी कहा जाता है। उसे सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी कहा जाता है। तो रिप्लाई बताओ इस गारंटी क्या कहोगे सर। इस गारंटी को हम नाम देंगे, इन दोनों की दोनों क्या नाम दूंगा, इन दोनों का मैं नाम दूंगा बेटा सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी। क्या बोलूंगा, सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी बोलूंगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आई बात। तो सिंपल का मीनिंग क्या समझ में आया सर। सिंपल गारंटी का मतलब है एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए दी हुई गारंटी। एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए दी हुई गारंटी को बोलते हैं सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं, याद रहेगी बात। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा इसके अंदर, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सिंपल वाला नहीं है, वो है बेटा ये वाला पार्ट। इसके ऊपर तो चल तुम लिख लो अभी से, स्टार बना लो, स्टार तारे बना लो, तारे सितारे बना लो। इस पे क्या है पार्ट, नाम लिखो कंटिन्यूइंग गारंटी किसे बोलते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी। हालांकि आपको अभी से आइडिया मिल गया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूं। सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी लिया तो उसको कहते हैं सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी। बट सोचो ना यार, अगर किसी ने चेन मल्टीपल चेन के लिए, मान लो मैं एग्जांपल में किसी पर्सन को बोलता हूं, सुनना ध्यान से, कि भैया इस पर्सन को अगले 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक का राशन आप देते रहना। सुनना ध्यान से बात को, ये पर्सन है, ये पर्सन अगले 6 महीने तक आपकी दुकान से राशन लेगा। सुनना क्या बोल रहा हूं। और अगर कभी ये पे ना करे, 6 महीने की बोलिए, मतलब 6 महीने के लिए किसी मंथ में पे ना करे, तो आई विल गारंटी, मैं गारंटी देता हूं कि उसका पैसा मैं भरूंगा। नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है। बट मुझे बताओ क्या मैंने सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी ली है या मैंने चेन ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी ली है। सोचो, अब मान लो उसने 3rd मंथ पे नहीं किया, 4th मंथ पे नहीं किया, 5th मंथ पे नहीं किया, 6th मंथ पे नहीं किया, तो मैं क्या एक ही लायबल हूं? नहीं सर, जितने टाइम पीरियड के लिए, जितनी लिमिट के लिए मैंने गारंटी दी है, जहां पे मैंने लिमिटेशन लगा दी कि इतने टाइम पीरियड तक या इतनी ट्रांजेक्शन तक, ध्यान रखना, दैट कैन बी टाइम पीरियड, दैट कैन बी ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि 4 ट्रांजेक्शन मेरी तरफ से होता ना भैया, इसकी अगली 4 चाय मैं पिलाऊंगा, एग्जांपल, सिंपल सी लॉजिक। तो व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या है, या तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप बता रहे हो या फिर आप लिमिटेड टाइम पीरियड बता रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भैया सिंपल सी बात, क्या बोलते हैं सर, कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। याद रहेगी बात, आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो देखो समझो वर्ड क्या भैया, देखो चार्ट बनाने से चीजें बहुत आसान हो जाती है बेटा, ध्यान रखना हमेशा। ओके आइए, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, आओ दिखाता हूं। कहा गया भैया, ये घूम जा रहा है भर भर, कोई नहीं, चलो वापस ले आते हैं इसको। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, श्योरिटी लायबिलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आइए रिप्लाई करना बेटा, क्या हो रहा है, बच्चा क्या हो रहा है सर, बोर्ड को क्या हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा परेशान कर रहा है, कभी कभी परेशान करने लग जाता है मेरे को, मुझे ही करता है, बाकी किसी को नहीं करता है, बता तुमको, ये मुझे ही परेशान करता है, किसी को परेशान नहीं करता। चलिए, तो मैंने क्या बोला, अब नहीं भागना चाहिए ना। सुनो भाई लोगों, मेरी पहली ट्रांजेक्शन की बात करता हूं। बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कितने टाइप होते हैं, तो हमारी पहली टाइप कौन सी है, सिंपल गारंटी। तो सिंपल बोलूं या स्पेसिफिक गारंटी बोलूं, किसको बोलते हैं, बोला इट इज द वन इन विच गारंटी इज गिवन फॉर ए सिंगल या स्पेसिफिक डेट। आप किसी स्पेसिफिक डेट के लिए गारंटी दे रहे हो, सुनना क्या बोल रहा हूं, स्पेसिफिक डेट के लिए दे रहे हो या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए दे रहे हो, लेकिन कौन सी, ओनली वन, ओनली वन। अगर आप सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए किसी को गारंटी देते हो बेटा, दैट गारंटी इज टर्म्ड एज सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं, सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं। आगे मुझे बताओ, तो बताओ ना, ऐसे केसेस के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर अगर आप कोई पर्सन, कोई श्योरिटी स्पेसिफिक गारंटी देता है, तो क्या वो अपनी गारंटी से पीछे हट सकता है। हालांकि गारंटी को रिवोक करने का तरीका होता है, रिपीट कर रहा हूं, आज सीख लो, गारंटी को रिवोक करने का तरीका दिया है लोगों ने, लेकिन सिंगल या स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक करने का पैटर्न नहीं दिया। लोग कहता है कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकते, रिवोक मतलब वापस लेना, रिवोक बना है टू टेक बैक, वापस लेना, ठीक है। कंटिन्यूइंग गारंटी को वापस कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक गारंटी को वापस नहीं कर सकते। तो वर्ड नंबर क्या है, मीनिंग नंबर 1 क्या है, ए गारंटी फॉर ए स्पेसिफिक या फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन या सिंगल डेट पेमेंट,
दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक सिंपल गारंटी बोलते हैं। तो वर्ड क्या बोला, बोला भैया ऐसी गारंटी को आप वापस नहीं ले सकते, दैट मींस इट इज इररिकवरेबल, ये रिकवर नहीं हो सकती। दे रहे हो मतलब दे रहे हो, सिंपल सी बात। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एट द एंड क्या होगा, जब आपने एक ट्रांजेक्शन के लिए किसी की लाइफ, सुनना ध्यान से, बड़ी काम की बात है, अगर मैंने किसी पर्सन की सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी ली तो भाई सिंगल क्या, तो खत्म ही हो गया ना काम, कॉन्ट्रैक्ट ही ओवर हो गया, फिर किस बात की लायबिलिटी की बात करूंगा मैं, समझा क्या बोल रहा हूं। तो इट इज इरिकवरेबल, ये रिकवरेबल पॉसिबल नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द वर्ड कंटिन्यूइंग गारंटी व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पे लिख लो, बना लो बेटा स्टार, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जानते हो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है और बार बार आया हुआ है, पहले ध्यान रखना। तो वर्ड है कंटिन्यूइंग गारंटी, बड़ा इजी टॉपिक है कंटिन्यूइंग गारंटी। ऐसी गारंटी, कौन सी गारंटी, जो सिंगल के लिए नहीं है, मल्टीपल के लिए है, मल्टीपल के लिए। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको भाई, या तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बता दूं मैं, 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, या फिर मैं टाइम पीरियड दे रहा हूं कि इतने टाइम में जितनी बार भी ट्रांजैक्शन करेगा मैं पे करूंगा। तो व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं इसको। अब बताओ एग्जांपल के लिए, जब मैं छोटा था ना बचपन में, सुनना, जब मैं छोटा था ना बचपन में, तो मम्मी, माय मदर इज ए टीचर, ठीक है, वो ठीक है, तो मम्मी टीचर थी स्टार्टिंग से। ओके, तो क्या होता था, मैं जाया करता मम्मी के पास में, छोटा था तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी के स्कूल में जाया करता था, ठीक है। मेरा स्कूल सेकंड जगह था, बड़ा स्कूल था, और मम्मी का स्कूल सेकंड ब्रांच में था, ठीक है, कि भाई बड़े वाले बच्चे वहां पढ़ेंगे, छोटे वाले बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। तो होता क्या था कि 5th क्लास 10th क्लास तक बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, 11th 12th के बच्चे की बिल्डिंग अलग थी। तो मैं भाग के मम्मी के पास जाया करता, मम्मी 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 मम्मी, किस लिए जाया करता था, लंच होते भागता रहा, किस लिए, मम्मी पैसे देंगी, चीज खिलाएंगी, चीजी मिलेगी मेरे को, और डेली का रूटीन था मेरा। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने, जो मम्मी के स्कूल में कैंटीन थी, ठीक है, उस कैंटीन वाले भैया को बोला, देखो भैया बात ऐसी है, ये डेली आएगा, इसको डेली का जो भी सामान लेना हो, जो भी मम्मी ने बोला था, बचपन की बता रहा हूं आपको बात में, इसको जो भी सामान लेना हो, रिमेंबर, इसको वो सामान दे देना, मंथली बेसिस पर जो भी पेमेंट बनेगी मुझे बता देना, मैं उसकी पेमेंट कर दूंगी। जवाब दो, मेरी मम्मी ने उस टाइम पर जो मेरे लिए गारंटी दी थी उस कैंटीन वाले भैया को, क्योंकि भैया मेरा फिक्स थोड़ी था, कभी ज्यादा कभी कम, कुछ करता था मैं। तो नाउ प्लीज टेल मी, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मम्मी ने उस कैंटीन वाले भैया को गारंटी दे दी, बेटा इस गारंटी को तुम क्या नाम दोगे, बताना मुझे, इस गारंटी को आप लोग क्या नाम दोगे। क्योंकि देखो ध्यान रखना, आई एम टीचर नॉट बाय प्रोफेशन, पैशन, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे घर में सब लोग टीचर रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी लोग, चाचा चाची, मम्मी पापा, सब लोग टीचर रहे हैं। तो आई गॉट अ बैकग्राउंड फ्रॉम देयर, है ना, बचपन से वही माइंड मेकअप चलता रहा। अब मुझे एक बात बताओ, तुमसे बात पूछता हूं मैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर, ये मैंने बीच में बात डाली थी बताने के लिए, है ना, ताकि तुम्हें आइडिया मिले क्या बोल रहा हूं, मम्मी की बात क्यों कर रहा हूं मैं। तो बताओ मुझे, ऐसे सिनेरियो में जब मम्मी ने उसे गारंटी दी, उस गारंटी को क्या बोलोगे, सिंगल ट्रांजेक्शन गारंटी बोलोगे, सिंपल गारंटी बोलोगे, या आप लोग उसे नाम दोगे बेटा कंटिन्यूइंग गारंटी। इस गारंटी को मैं क्या नाम दूं, इस गारंटी को मैं क्या नाम, गला बेटा बताओ, लेकिन मुझे इस गारंटी को मैं क्या नाम दूं। सर इस गारंटी को मैं नाम दूंगा कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी। सेक्शन नंबर 129, सेक्शन नंबर 129 डिफाइन द टर्म कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या पढ़ना, कह रहा सर एक गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट मींस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक नहीं एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए अगर श्योरिटी गारंटी देता है, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, उस गारंटी को नाम दिया जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी। उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग गारंटी। आगे बात करो, ए श्योरिटी लायबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रिवोकेशन ऑफ गारंटी। अब बताओ ना, मम्मी ने उस बंदे से, अब मम्मी ने उस पर्सन को बोल दिया, कैंटीन वाले भैया को बोल दिया, मैं डेली जाता, डेली सामान लेके आ जाता, जो मन करता था जी वो खा लेता, वो मुझे दे देता सामान। अब मुझे बताओ, ये मम्मी की दी हुई गारंटी, समझ में आया, क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें, इसलिए एग्जांपल ये वाला लिया। मम्मी की दी हुई गारंटी, उस पर्सन को दी हुई गारंटी कब तक चलेगी भैया, बताओ कब तक चलेगी, जब तक मम्मी उस भैया को मना ना कर दे, जब तक मम्मी उस भैया को मना ना कर दे कि भैया देख भाई अब से मत देना, अब से मत देना। तो अब से मत देना मतलब मम्मी ने अपनी दी हुई गारंटी, कौन सी वाली, कंटिन्यूइंग गारंटी, रिवोक ना की हो। अगर रिवोक कर ली, वापस ले ली, तो क्या कहा जाएगा बेटा,
अगर रिवोक कर ली क्या बोलेंगे, रिवोकेशन ऑफ गारंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवोकेशन ऑफ गारंटी। तो मम्मी ने अगर रिवोक नहीं की है तो ठीक है, अगर श्योरिटी ने, क्या बोलूंगा वर्ड, श्योरिटी कौन है, मम्मी, अगर श्योरिटी ने अपनी गारंटी वापस ले ली तो गारंटी खत्म, गारंटी खत्म। हालांकि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि गारंटी कैसे खत्म होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलूंगा, आगे आते हैं, ये पढ़ चुके हैं। ए कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी गिवन फॉर ए पार्ट ऑफ द एंटायर डेट। गारंटी क्या होती है, या तो पूरे डेट के लिए बोल सकते हो, या किसी पूरे डेट के लिए, या किसी पार्ट के लिए। होता है ना एग्जांपल। अब मुझे बताओ ना, जो हमने एग्जांपल लिया किसके, बाकी बचे हुए पैसे जितनी भी ईएमआई मैं पे करूंगा, व्हाट इज दिस। अब किसी पर्सन की लोन की ईएमआई चल रही है, सोचो वो बोला लोन नहीं पे कर पा रहा, तो मैंने गारंटी दे दी भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगली 6 किस्तें मैं पे करूंगा, व्हाट इज दिस, कंटिन्यूइंग गारंटी। 6 मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आ गया। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही है तो उसे कहते हैं बेटा कंटिन्यूइंग गारंटी। या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही है उसे बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। याद रहेगी बात, क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पार्ट, कौन सा, टाइप ऑफ गारंटी। क्लैरिटी मिली बेटा, समझ में आई बात, बताओ बताओ बताओ। तो फर्स्ट क्या बोला सर, स्पेसिफिक गारंटी किसे कहते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी किसे बोलते हैं। कंटिन्यूइंग का मतलब है बेटा आपके पास में सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आप एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो के लिए गारंटी लेते हो तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है मेरे भाई कंटिन्यूइंग गारंटी। डन है, याद रहेगी बात, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए आगे आते हैं। अब वर्ड आया कि क्या इस गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, तो हमारा टॉपिक आता है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। हालांकि उनके नोट्स में मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, ऑथर नोट में भी, कि सिंपल गारंटी में लिमिटेड अप टू 1 ट्रांजैक्शन, कंटिन्यूइंग में लिमिटेड है, कब लिमिटेड नहीं है, अनलेस आप अपनी गारंटी को विड्रॉ कर लेते हो। अगर विड्रॉ कर लिया श्योरिटी ने, बात खत्म हो गई वहीं पे, मम्मी ने मना कर दिया नहीं देना, उस दिन खत्म हो गई, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, चलो आगे आगे आते हैं। अगला नंबर आया, अगला नंबर। अब होता क्या था हमारे से, मैं फिर कैंटीन पे जाया करता था और अपने लिए भी लेता था, दोस्तों के लिए भी लेता था, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक दिन मम्मी बोली नहीं भैया इसको ना बस एक लिमिटेड अमाउंट तक देना, खाली डेली के वैसे ले लेना मुझसे। व्हाट इज दिस, मम्मी गारंटी वापस रिवोक कर ली, मम्मी ने गारंटी वापस रिवोक कर ली, यही बोलूंगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि अब बताओ, जनरली कोई पर्सन किसी से लोन ले लेता है, उधार लेके बैठा, ठीक है, और अगर सिक्योरिटी ने उसके नाम पर गारंटी दे दी तो गारंटी किस दिन रिवोक हो सकती है, गारंटी को या कंटिन्यूइंग गारंटी को कब रिवोक माना जाएगा, रिवोकेशन ऑफ गारंटी कब हो सकती है। तो बताओ भैया बताओ, अगर मेरे को ये क्वेश्चन टॉपिक लिखना हो, अगर मुझे पार्ट लिखना हो कि बताओ इसका चार्ट बना के बताओ कि रिवोकेशन कब पॉसिबल है, मैं लिख रहा हूं रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, बट आई एम राइटिंग द वर्ड रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। रिवोक करने का तरीका क्या है, तो पहला तरीका क्या हुआ बेटा कि अगर सामने वाले पर्सन को, सामने वाला पर्सन मतलब क्रेडिटर, याद रखना उधार मांगने वाला। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, लिख लो, रिवोकेशन मतलब टू टेक बैक, क्या बोलते हैं बेटा, इट मींस टू टेक बैक, वापस लेना बोलते हैं, टू टेक बैक, वापस लेना, वापस लेना। तो जवाब दो मेरे डाल, अगर रिवोक करना है अपनी गारंटी को तो तरीका कौन कौन सा है, बोला पहला तरीका सुनो, फर्स्ट तरीका बोला, पहला तरीका है कि आप सामने वाले पर्सन को, क्या बोलूंगा, बाय नोटिस, बाय सामने में बाय नोटिस टू दी क्रेडिटर। अगर सामने वाले क्रेडिटर को नोटिस दे दिया जाए, बता दिया जाए कि भैया मैं अपनी गारंटी वापस कर रहा हूं, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। तो अगर आप सामने वाले क्रेडिटर को बोल देते हो, कौन बोल रहा है, श्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, श्योरिटी अगर सामने वाले क्रेडिटर को नोटिस देकर अपनी गारंटी रिवोक कर लेता है तो बेटा क्या बोलेंगे, गारंटी रिवोक होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट क्वेश्चन मेरा बनता है यहां पर, सुनना ध्यान से, जो एग्जामिनर कैसे पूछता है दिखाता हूं आपको मैं। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि मान लिया सर कि सामने वाले पर्सन को नोटिस देके गारंटी वापस हो गई, बट जवाब दो अगर गारंटी को रिवोक करने से पहले, सुनना क्या बोल रहा हूं, गारंटी को रिवोक करने से पहले जो जो लायबिलिटी, जो जो बेनिफिट उस प्रिंसिपल डेटर ने ले लिए, मतलब एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, जो जो बेनिफिट प्रिंसिपल डेटर को मिल चुका, मान लो 1 महीने का टाइम दिया था सामने वाले पर्सन को कि 1 महीने तक इस पर्सन के सारे खर्चे, सारे पेमेंट मैं करूंगा, बट 15 दिन तक मैं लगातार सामान लेता रहा, चीजी खाता रहा, बट 15 दिन के बाद मना कर दिया नहीं श्योरिटी ने कि नहीं देना इसको और सामान, तो क्या 15 दिन के लिए वो श्योरिटी लायबल है या नहीं, टेल मी, बताओ मुझे,
कैसे? बेसिक क्वेश्चन है, बताओ बेटा, जवाब दो, बड़ा समझदार क्वेश्चन आएगा। टेल मी, क्या उन 15 डेज के लिए लायबल है? तो आंसर इज यस। तो लिखो इफ, क्या बोलूंगा, ऐसे में लिखो, देखो द श्योरिटी विल बी हेल्ड लायबल, विल बी हेल्ड लायबल, श्योरिटी लायबल होगा, श्योरिटी लायबल होगा किसके लिए? लायबल फॉर द अमाउंट, लायबल फॉर द अमाउंट, कौन सी अमाउंट? अमाउंट बिफोर द रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, बिफोर द रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को वापस लेने से पहले, अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को वापस लेने से पहले जो जो बेनिफिट प्रिंसिपल डेटर ने ले लिए थे बेटा, उसके लिए लायबिलिटी बनी रहेगी। आगे के लिए फ्री हो जाते हो, फ्यूचर के लिए फ्री हो गए, बट पास्ट के लिए फ्री नहीं हुए। कॉमन सी बात है ना भैया, जो बेनिफिट वो ले चुका है तो पेमेंट देना पड़ेगा ना उसका, श्योरिटी को। क्यों, कब देना पड़ेगा? अगर प्रिंसिपल डेटर देने से मना कर दे तब देना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? अगला पार्ट, दूसरा मुझे बताओ, अगर सोचो श्योरिटी की डेथ हो जाए तो, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द श्योरिटी, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द श्योरिटी, जिसने गारंटी दी बेटा, तो समझ लो गारंटी, आदमी खत्म तो गारंटी भी खत्म। सिंपल सी बात ना भाई, अगर आदमी खत्म हो गया, जो पर्सन था वही चला गया, तो सोचो ध्यान से बात बेटा, अगर श्योरिटी ही मर गया तो उसके बाद में क्या, श्योरिटी के मरने के बाद में अब श्योरिटी की लायबिलिटी बनती है क्या? क्वेश्चन है मेरा, रिप्लाई करना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आएगा। श्योरिटी के मरने के बाद क्या कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यू रहेगी या खत्म हो गई उस दिन? तो आंसर है सर, श्योरिटी की डेथ के बाद में कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक माना जाएगा, डीम टू बी रिवोक, कि मान लिया जाएगा कि अब कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2 मुझे बताओ, लेकिन उसकी डेथ से पहले, उसकी डेथ से पहले, देखो ये है क्वेश्चन, एग्जाम में आया क्वेश्चन, बताओ मुझे, मेरा पहला प्रश्न, मैंने पूछा आप लोगों से, मेरा पहला प्रश्न कि जवाब दो बेटा, एक सेकंड जवाब देना मुझे इस बात का, ठीक है? मैंने आपसे पूछा मेरा पहला प्रश्न कि जवाब दो बेटा कि अगर डेथ हो जाती है तो डेथ वाले केस में क्या श्योरिटी की कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक माना जाएगा? आंसर इज यस, माना जाएगा। तो क्या बोलूंगा, इन केस ऑफ डेथ क्या होगा? द कंटिन्यूइंग गारंटी, नोट करो पहले फर्स्ट, द कंटिन्यूइंग गारंटी, जो कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी कि हाँ मैं पैसा दूंगा इसका, बेचारे का, इस भोले भाले का, है ना, कंटिन्यूइंग गारंटी इज ट्रीटेड एज, या विल बी ट्रीटेड एज रिवोक्ड, विल बी, उसे लो ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटेड एज रिवोक, मान लिया जाएगा कि भैया वो वापस हो चुकी है, वो गारंटी वापस ली जा चुकी है। नंबर 1। बट नंबर 2 मैंने क्या पूछा कि अगर मान लीजिए, सुनना, अगर मान लीजिए उसकी डेथ से पहले जो जो बेनिफिट प्रिंसिपल डेटर ने लिए थे, अब पर्सन तो रहा नहीं, श्योरिटी तो रहा ही नहीं, श्योरिटी तो मर गया, तो बताओ ना, प्रिंसिपल डेटर ने डेथ से पहले जो जो बेनिफिट लिए थे, तो उस बेचारे क्रेडिटर का पैसा कौन देगा? जवाब दो, उस बेचारे प्रिंसिपल क्रेडिटर का पैसा कौन देगा? क्या बोला मैंने, क्या बोलूंगा? फॉर द बेनिफिट्स, हेडिंग क्या रहेगी? फॉर द बेनिफिट्स, फॉर द बेनिफिट्स, कौन से बेनिफिट किसको मिले? ऑब्टेन बाय प्रिंसिपल डेटर, ऑब्टेन बाय पीडी, पीडी मतलब प्रिंसिपल डेटर, बिफोर द डेथ, बिफोर द डेथ ऑफ द श्योरिटी, बिफोर द डेथ ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी की डेथ से पहले बेटा जो जो बेनिफिट लिए जा चुके हैं प्रिंसिपल डेटर की तरफ से, उस पेमेंट के लिए कौन लाया? मतलब तो बंदा भी नहीं रहा। आंसर क्या आएगा बताना मुझे, सोच के बताओ, क्या लगता है तुमको? बैठ के सोच के, तुम बैठो वहां पे, अच्छा क्या होगा, क्या होगा? याद रखना अब जो बोलने वाला हूं, द एस्टेट ऑफ द, एस्टेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द श्योरिटी विल बी हेल्ड लायबल। मतलब याद रखना बेटा, डेथ हो गई, ठीक है भैया, मर गए तो बाद की लायबिलिटी से फ्री हो गए, अब तो बाद की लायबिलिटी नहीं आएगी, बट जो लायबिलिटी पहले आ चुकी है, जो बेनिफिट पहले ले चुका है, उसके लिए क्या होगा? कोर्ट क्या करता है पता है? कोर्ट क्या करता है, लिख लो, द एस्टेट, एस्टेट मींस द प्रॉपर्टी, द एस्टेट ऑफ द, नोट करो, द एस्टेट ऑफ द श्योरिटी, द एस्टेट ऑफ द श्योरिटी विल बी हेल्ड लायबल, will be held liable, and why I'm writing the word held, held मतलब क्या होता है? By the order of court, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, ध्यान रखना बेटा, ऑटोमेटिक इस केस के अंदर, और उस पर्सन को क्रेडिटर को पेमेंट दिलवाएगा। तो ये पार्ट हमारा कौन सा है? रिवोक कैसे होता है, बोलो क्लियर हुआ? कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, कैसे रिवोक होती है, याद रहेगा भाई? क्लियर है? आगे बढ़ू, चलो आगे आते हैं, आओ नोट्स भी दिखाते हैं, नोट्स में पढ़ेंगे, आओ चलो, बुक वाले पार्ट में क्या लिखा होता है, आ जाओ देखो, चलो। और मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस आपकी बुक के जो नोट्स पेन अपने पास बनाए
उन बुक के नोट्स को सिर्फ एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है, दैट्स इट, खत्म। जहां जहां कंटेंट वहां पे मिसिंग था वो ऐड किया, खत्म नहीं, ऐड ऑन किया, हटाया नहीं है। तो इसलिए नोट्स तुम्हें ऐसे दिख रहे होंगे, ठीक है, ताकि क्लैरिटी तुम्हें याद है, लाइनें या प्रोविजन याद होते रहेंगे हैंड टू हैंड। चले आओ, तो बताओ भैया बताओ, रिवोकेशन का तरीका क्या है? तो नंबर 1 क्या है बेटा? बाय नेचर ऑफ रिवोकेशन। कैसा है? फर्स्ट नेचर क्या है? पढ़ना ध्यान से। तो फर्स्ट बोला भैया, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना चाहता हो एनी टाइम, तो ये रिवोक हो सकती है, रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। बोलो यही लिखा है, लिखा हम लोगों ने, बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर को नोटिस देकर कि भैया मैं अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी वापस ले रहा हूं, भैया कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी। सोचो जिस पर्सन ने गारंटी दी थी वही मर गया, सेक्शन 131, 130। 130 इज अबाउट द नोटिस टू क्रेडिटर, 131 इज अबाउट द डेथ ऑफ द श्योरिटी। तो इन दोनों केस में क्या बोलूंगा, पढ़ना, कह रहा डेथ ऑफ द श्योरिटी रिजल्ट्स इन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। इसको हम ट्रीट करेंगे कि रिवोक हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन। वर्ड बोल रहा है फ्यूचर ट्रांजैक्शन, मतलब सिंपल सी बात, कंटिन्यूइंग गारंटी फ्यूचर के रिवोक हुई है भैया, पर जो बेनिफिट प्रिंसिपल डेटर ने आपकी डेथ से पहले ले लिए श्योरिटी, भैया आप तो निकल लिए, कौन पैसा पे करेगा? तो लोग कहता भैया ऐसे केस में श्योरिटी की जो संपत्ति है, द श्योरिटी एस्टेट, मतलब श्योरिटीज प्रॉपर्टी, श्योरिटी की जो प्रॉपर्टी है, रिमेन लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन। तो पास्ट की ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब जो पास्ट में जो बेनिफिट लिए, द बेनिफिट्स ऑब्टेन बाय द प्रिंसिपल डेटर, द बेनिफिट्स ऑब्टेन बाय द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर ने जो बेनिफिट ले लिए, जो बेनिफिट ले लिए, उसके लिए उस श्योरिटी की प्रॉपर्टी लायबल होती है बेटा। यही हमने पढ़ा, यही हमारी लैंग्वेज में है, लीगल लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है, एडिटिव ने वही याद कर लिया। बोलो याद हो रहा है? टारगेट भी देखो याद होना चाहिए, हैंड टू हैंड याद करते रहो। चले आगे बढ़े, तो हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी की बात यहाँ पे खत्म होती है। चले अब नंबर आया कि श्योरिटी डिस्चार्ज कब होता है। ये तो बात किसकी थी? गारंटी की बात थी। गारंटी भैया क्या था, ठीक है। अब बताया श्योरिटी डिस्चार्ज कब होगा। बेसिक क्वेश्चन है, पहले ना कुछ सोचो पूछो कि अच्छा क्या आंसर आना चाहिए इसका। थिंक अबाउट बेटा, अगर मैं एक श्योरिटी हूं, पता है ना श्योरिटी का मतलब, क्रेडिटर डेटर दो लोग हैं, मैं गारंटर, गारंटर मतलब श्योरिटी हूं, मैंने गारंटी दी हुई है, मैंने श्योरिटी दी हुई है कि पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा मरेगा नहीं। सुनना ध्यान से बात को। तो बताइए बेटा मुझे, मेरी लायबिलिटी कब डिस्चार्ज मानी जाएगी? एग्जांपल, वो श्योरिटी, वो भोला भाला इंसान मुझ जैसा, जवाब दो बेटा, वो कब अपनी लायबिलिटी से फ्री माना जाएगा? द वर्ड डिस्चार्ज सिंपली मीन्स कि मैं अपनी लायबिलिटी से कब फ्री माना जाऊंगा। मुझे कुछ बातें आपसे जाननी है, पहले बताओ मुझे। तो आई एम यूजिंग द वर्ड, जब मैं ये बात बोलता हूं लिखता हूं, कि जवाब दीजिए बेटा कि अगर मैं कहूं कि डिस्चार्ज ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, टॉपिक है डिस्चार्ज, टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। अगर सिंपली भी लिखता है ना डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज का मतलब लिखा था डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। श्योरिटी जो है वो अपनी लायबिलिटी से कब डिस्चार्ज हो सकता है। रिवोकेशन डिफरेंट पार्ट था भाई, कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी, मैंने वापस ले ली, मर गया तो वापस हो गई, नोटिस दिया तो ही वापस हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या जिंदा रहते हुए भी श्योरिटी मरा नहीं? एग्जांपल सोचो, श्योरिटी मरा नहीं है, बट श्योरिटी क्या अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो सकता है क्या? यानी बताओ बताओ सोचो, क्या मैं लिख दूं इस वर्ड को? डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या है? इन शॉर्ट आई कैन यूज द वर्ड फ्री फ्रॉम, लिखो, इट मींस फ्री फ्रॉम द रेस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन, फ्री फ्रॉम द रेस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। जो लीगल ऑब्लिगेशन मुझ पर है, क्या लीगल ऑब्लिगेशन है, क्या लीगल ऑब्लिगेशन है? एज ए श्योरिटी मेरी लीगल ऑब्लिगेशन थी कि जो अमाउंट मैंने प्रॉमिस की है पे करने के लिए वो पे करूंगा। कौन सी ऑब्लिगेशन है? टू पे द अमाउंट। कौन सा? प्रॉमिस टू पे। मैंने कहा था ना शुरुआत में, मैंने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस टू पे, कि मैं पे करूंगा। कब? इफ द प्रिंसिपल डेटर फेल, इफ द प्रिंसिपल पीडी इज फेल टू पे। अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पाया, प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं पे कर पाया, तो आई विल पे द अमाउंट। दिस इज माय, क्या थी मेरी, ये मेरी ऑब्लिगेशन थी। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज का मतलब हुआ फ्री, फ्री फ्री फ्री, फ्री मतलब आजाद, मुफ्त नहीं है फ्री का मतलब। फ्री मतलब मैं आजाद हो गया, फ्रीडम मिल गया मेरे को। किसे फ्रीडम मिल गया? कि भैया मैं फ्री माना जाऊंगा कब? अगर क्या क्या हुआ तब। तो क्वेश्चन आया, सोच के देखो बेटा, सोच के देखो,
तीन पार्टी थी, क्रेडिटर, डेट, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। क्रेडिटर कौन कौन थी? एक था कौन? क्रेडिटर, एक कौन था? प्रिंसिपल डेटर, और एक कौन था? श्योरिटी। याद है? एक कौन था? श्योरिटी। तो जवाब दो मुझे, तीन लोगों के बीच के अग्रीमेंट चल रहे हैं, इसने पैसा लिया इससे, रिमेंबर, इसने इसको श्योरिटी दी, इसने इसको कन्विंस किया, याद है? तो एक बात बताओ छोटी सी मुझे, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट था, याद करना जो पूछ रहा हूं, पहले याद कर लो, ठीक है, फिर लिखवाता हूं प्रोविजन। अगर क्रेडिटर या प्रिंसिपल डेटर का जो आपस का कॉन्ट्रैक्ट था ना, कॉन्ट्रैक्ट, तीन कॉन्ट्रैक्ट था ना गारंटी में। फर्स्ट था प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच में था भाई उधार देने वाला, उधार लेने वाला, एक कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था मेरा श्योरिटी का और किसका? क्रेडिटर का। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट था प्रिंसिपल डेटर का और श्योरिटी का। तीन कॉन्ट्रैक्ट थे ना। तो जवाब दो मुझे, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में आपस में अगर कुछ अलग से चीज डिस्कस हो जाए, अलग मतलब सर क्या हो सकता है? मतलब बताओ मुझे, बीइंग ए श्योरिटी, जब मैंने श्योरिटी दी थी तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कुछ अलग थे, कुछ और थे, ठीक है। बट बाद में अगर क्रेडिटर की साइड से या प्रिंसिपल डेटर की साइड से जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है उसमें कोई चेंजेस किए जाए, बताना, अगर वो लोग टर्म्स कंडीशन बदल दें तो तब क्या होगा? मैं लायबल हूं? मैं फ्री हो चुका हूं। आई एम फ्री फ्रॉम माई रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताओ, अगर मान लीजिए मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, हो सकता उन दोनों की मिली भगत थी, मुझे फंसा लिया, तब भी क्या है? आई एम फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन। और बताओ, मुझसे मटेरियल फैक्ट छिपाए गए, उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मुझे फंसा लिया, इन शॉर्ट मुझसे मेन इंफॉर्मेशन नहीं बताई थी। हो सकता क्रेडिटर को पता था भैया कि ये प्रिंसिपल डेटर पहले भी पैसा लेके भाग चुका है, उसने मुझे नहीं बताया। तो मटेरियल फैक्ट मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे मैं अफेक्ट हो सकता था, मुझे पता होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करता। तो क्या बोलते हैं इसको? मटेरियल फैक्ट का पता होता लेकिन क्रेडिटर ने मुझसे छिपा लिया, तब भी क्या हो गया? जैसे मुझे इस बात का इंफॉर्मेशन लगेगा, बेटा याद रखना, आई विल बी फ्री फ्रॉम माई रेस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। समझ में आया बात क्या बोल रहा हूं? और सुन लो, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप नॉर्मली क्या होता है कि प्रिंसिपल डेटर अगर पैसा नहीं देता, किसका? क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर का काम होता है, क्रेडिटर केस फाइल करेगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। ये लीगल रूल है, लीगल प्रोविजन होता है आज के दिन में, ठीक है। ये इस पे केस फाइल करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये इस पे केस फाइल करेगा, बट क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के साथ में डिसाइड कर लिया कि वो प्रिंसिपल डेटर पे केस फाइल नहीं करेगा। उसने अपनी बात से मुकर गया, अरे भैया नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे लिए बैठा ना वो बंदा। तो यार अगर ऐसा हुआ, इनके बीच में आपस में कोई दोबारा चेंजमेंट आया, तब भी बेटा आई विल बी फ्री, मैं फ्री हूं भैया, मैं फिर डिस्चार्ज हो चुका हूं। लोग कहता है द श्योरिटी विल बी हेल्ड ओनली लायबल, श्योरिटी सिर्फ तभी लायबल है जब कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा हो, जब रियलिटी में वही चीजें हो रही हो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही हूं। अदरवाइज आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल, भाई मैं लायबल नहीं हूं। क्लियर है क्या बोला मैंने? तो यही सारे प्रोविजन पढ़ने को मिलते हैं कि श्योरिटी डिस्चार्ज कब होता है। तो आओ बताते हैं, पहली बात पढ़ते हैं। चलो, नंबर 1, सुनना ध्यान से बात को। तो भी क्या है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो श्योरिटी डिस्चार्ज कब होता है? श्योरिटी डिस्चार्ज कब होता है? तो पहला वर्ड तो वही आएगा ना, वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस ले आए, कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस कर दिए गए, तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर चेंज करोगे मेरे भाई तो क्या होगा बताना? आई विल डिस्चार्ज। तो वर्ड पढ़ना ध्यान से। तो पहला बोला, यहां पे मैंने इस पार्ट को 2 पार्ट में मेंशन किया, ठीक है। डिस्चार्ज के पार्ट को मॉड्यूल में कंटेंट कम दिया इसके ऊपर, लेकिन प्रोविजन लिखे हैं बेटा वहां पे, उन्हीं प्रोविजन को मैंने डिटेल में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। समझना ध्यान से बात को, क्या बोल रहा हूं पढ़ना। पहला बोला, सर लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग केसेस। डिस्चार्ज बोले तो आई एम फ्री फ्रॉम माई रेस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन, मैं ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाऊंगा। तो वर्ड पढ़ना क्या बोल रहा है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। सबसे पहला केस बनता है कि क्रेडिटर के कंडक्ट से, कंडक्ट बोलता है काम को, क्रेडिटर के कुछ करने से, क्रेडिटर ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मैं फ्री हो गया। नंबर 1 केस है। क्या क्या किया? अब सुनना क्या क्या कर सकता है। पहली चीज नंबर 1 कह रहा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएंस का मतलब होता है बेटा वेरिएशन, वेरिएंस मतलब वेरिएशन, बदलाव करना, वेरिएशन दैट मींस चेंज करना। अब बताओ ना, अगर क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट जो आपके पास में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट था उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिए, सेक्शन 133 उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिए, 132 हम पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है, 73 आ गया।
अगर उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिए तो बताओ ना भाई, मैं लायबल हूं क्या? पागल थोड़ी हूं, यहाँ पे पागल थोड़ी हूं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कुछ भी, पहले कॉन्ट्रैक्ट कुछ और रखा, अब तुमने चेंजमेंट कर लिया। मैं लायबल हूं? मैं लायबल नहीं हूं भैया, मैं लायबल नहीं हूं। तुम अपनी ईएमआई की अमाउंट कम कर रहे हो, तुम उसका इंटरेस्ट रेट छोड़ दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, अगर उसकी वजह से जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे करने, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के करने की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज हो रहे हैं, बेटा श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया, श्योरिटी लायबल नहीं, ध्यान रखना। फिर तो वर्ड क्या पढ़ना, कह रहा सर एनी चेंजेस मेड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में कोई भी चेंजेस आया कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे तो भनक भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, विदाउट द कंसेंट मतलब बिना सहमति के, बिना सहमति के, श्योरिटी की कंसेंट के बिना अगर कोई चेंजमेंट आ, डिस्चार्ज द श्योरिटी, तो क्या होगा, उससे श्योरिटी क्या हो गया, डिस्चार्ज मतलब वो फ्री हो गया। याद रखना, उसकी लायबिलिटी नहीं है। अब भैया कितनी भी ट्रांजेक्शन करता रहो आगे के लिए, मैं आगे वाले किसी भी चेंज के लिए लायबल नहीं हूं, ऑटोमेटिकली आई विल बी डिस्चार्ज, मैं अपने आप डिस्चार्ज हो जाऊंगा एज पर द लीगल लॉ, लीगल प्रोविजंस। क्लियर है? तो फर्स्ट क्या बोला, तो याद करेंगे, याद कैसे करोगे, याद करो वेरिएशन, हेडिंग बन गई वेरिएशन कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या बोलूंगा, इफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गारंटी has been changed between the creditor and principal debtor, the contract will be the surety will be discharged। कब? अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट सोचना एग्जांपल पूछूं मैं, अगर श्योरिटी को पता था, श्योरिटी ने कंसेंट दिया था कि चेंज कर लो, तब क्या होगा भाई? गेस करो। अगर श्योरिटी, यहां बोला विदाउट द कंसेंट, कंसेंट नहीं था, बट थिंक अबाउट वंस, अगर श्योरिटी ने अपनी सहमति दी हो, तब क्या लायबल नहीं है क्या श्योरिटी? तब लायबल, तब लायबल है, ध्यान रखना। ऐसे केस में जहां तुम खुद कंसेंट दे रहे हो और बाद में करो ओ मुझे टर्म्स बदल दिए, नो, यू विल रिमेन हेल्ड लायबल, आपकी लायबिलिटी बनती है मेरे भाई, ठीक है। और यही इस पे मैंने एग्जांपल भी लिया आप लोगों के लिए, एग्जांपल भी लिया। क्या एग्जांपल लिखा, पढ़ना। कह रहा सर पहला पढ़ो, चंकी अग्रीज टू अपॉइंट बिलाल एज हिज क्लर्क टू सेल गुड्स एंड ईयरली सैलरी। बोला भैया चंकी ने अपॉइंट किया बिलाल को कि भैया सामान बेचना है, एक तुम्हें साल की इकट्ठा सैलरी दूंगा। किसके कहने पर? अक्षय के श्योरिटी बनने पर। अक्षय कौन है? अक्षय बन गया श्योरिटी कि भैया ये है, इसने कहा कि हाँ रख लो, इसको रख लो, ठीक है। कह रहा श्योरिटी टू कंचंकी फॉर बिलाल ड्यूली अकाउंटिंग फॉर द मनी रिसीव्ड बाय हिम एज क्लर्क, जो पैसा उसके पास आएगा उस हिसाब से, ठीक है। आगे पढ़ना। कह रहा आफ्टरवर्ड, बाद में, विदाउट अक्षय नॉलेज, अक्षय मतलब श्योरिटी को पता ही नहीं है और ना ही उसका कंसेंट लिया गया, चंकी और बिलाल ने आपस में अग्री किया कि बिलाल को जो सैलरी है, बिलाल शुड बी पेड कमीशन ऑन द गुड्स सोल्ड बाय हिम। भाई पहले बात सैलरी की थी, भाई टर्म्स पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से सैलरी वाली बात पता है। अब अक्षय बेचारे भोले वाले श्योरिटी को क्या पता है? श्योरिटी को पता सैलरी मिलेगी, बट उनके बीच में डिसीजन हुआ कि वो कमीशन भी देगा, ना कि फिक्स सैलरी देगा, नॉट फिक्स सैलरी। जवाब दो बेटा, ऐसे सिनेरियो में जहां पे पहले टर्म्स कुछ और थे, अब टर्म्स कुछ और हो गए, तो क्या ऐसे सिचुएशन में अक्षय बीइंग श्योरिटी लायबल होगा? सोचो, क्या अक्षय बीइंग श्योरिटी लायबल होगा? आंसर इज नो, वो कभी भी लायबल नहीं होगा, ये मिसकंडक्ट कहलाएगा भाई। तो ऑलवेज रिमेंबर क्या बोलूंगा, हियर अक्षय द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। अक्षय क्या हो जाएगा बेटा? डिस्चार्ज फ्रॉम रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पे आता हूं। अगला प्रोविजन, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है भाई, सुनना। कह रहा सर डिस्चार्ज श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन नंबर 134। 133 क्या था भाई? सिंपल 133 क्या था कि सिंपल से कंसेंट नहीं लिया और टर्म चेंज कर दिया, वेरिएशन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेरिएशन इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नंबर 2 क्या बोल रहा है? अब सोचो यार, प्रिंसिपल डेटर ने और क्रेडिटर ने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया, आपस में मिलकर कोई सेटलमेंट कर लिया, तो जवाब दो, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को उसकी ऑब्लिगेशन से फ्री कर दे, श्योरिटी नहीं बोल रहा मैं, वर्ड समझना, अगर क्या बोला मैंने, अगर क्रेडिटर क्या करे, प्रिंसिपल डेटर को उसकी ऑब्लिगेशन से फ्री कर दे कि आज के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो जब उनका खत्म तो मैं कहां से आऊंगा? समझ रहे क्या बोल रहे हो? क्रेडिटर्स ने ही अगर प्रिंसिपल डेटर को फ्री कर दिया उसकी ऑब्लिगेशन से, तो हु आई एम भाई, मैं क्यों बीच में आऊं? मैं भी तो फ्री हो गया ना, सिंपल सी बात समझ रहे हो, मैं भी तो फ्री हो गया ना। तो वही यहां पर है, मैं मतलब श्योरिटी, मैं यहां पे श्योरिटी हूं। तो वर्ड क्या बोल रहा है? द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड प्रिंसिपल। कौन सा? बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से अगर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज किया जा चुका है, रिलीज किया जा चुका है किसकी साइड से? क्रेडिटर की साइड से, तो लो कहता भाई
ऐसे केस में एनी एक्ट ऑफ ओमिशन क्रेडिटर, तो ऐसे केस के अंदर क्या बोलूंगा, सर आपके पास में आपका प्यारा भोला वाला श्योरिटी भी क्या हो गया, भोला वाला श्योरिटी भी क्या हो गया बेटा, डिस्चार्ज हो गया। ऐसा करोगे आई विल बी डिस्चार्ज। क्या बोलूंगा, क्या लिखूंगा इसके अंदर, द श्योरिटी विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज, द श्योरिटी वो डिस्चार्ज मैं भी डिस्चार्ज, द श्योरिटी विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज, श्योरिटी भी अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गया, फ्री हो गया भाई, मैं लायबल नहीं हूं किसी के लिए भी। चले आगे नेक्स्ट पे आता हूं, अगला बताओ मुझे जो मैंने पूछा आप लोगों से, सेक्शन नंबर 135, सेक्शन 135 क्या कह रहा है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर्स कंपाउंड विद और गिव्स टाइम टू और अग्रीज नॉट टू इश्यू। वर्ड समझना, उसको क्रेडिटर्स ने मुझसे पूछे बिना, मुझे बताए बिना, मुझे इंफॉर्मेशन भी नहीं है, मुझे मतलब श्योरिटी को इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और क्रेडिटर्स ने अगर डेटर का, प्रिंसिपल डेटर का टाइम पीरियड बढ़ा दिया, जो उसको पेमेंट करनी थी ना उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया, या उसको बोला तेरे पे केस फाइल नहीं करूंगा, तू पैसा दे चाहे मत दे, बाद में लेट दे देना कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पे नहीं डालूंगा, मैं श्योरिटी से मांग लूंगा। नाउ प्लीज टेल मी, क्या ये भी तो वेरिएशन ही तो है भाई, इट इज ऑल्सो केस ऑफ वेरिएशन ना। आप किसी का टाइम पीरियड चेंज कर रहे हो, आप कह रहे हो उस पर केस नहीं फाइल करोगे, तो मुझे फंसाना चाहते हो, इसका मतलब तो ये हुआ। तो क्या बोलूंगा इसका मतलब, क्या निकला, अगर ऐसा भी हुआ तो एज पर सेक्शन 135, क्या बोलूंगा, एज पर सेक्शन 135 लो कहता है पढ़ना से मैं डिस्चार्ज हो गया हूं। क्या बोलूंगा, ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। तो सारा गेम किसका हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग पढ़ रहे हैं, क्रेडिटर की साइड से हो रहा है सब कुछ। अगर क्रेडिटर के और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किस बात का, बाय विच क्रेडिटर्स मेक्स ए कॉम्पोजिशन, मतलब अगर वो प्रिंसिपल डेटर के साथ में कोई सेटलमेंट कर रहा है, रिमेंबर, या उसे प्रॉमिस कर रहा है कि उसे एक्स्ट्रा टाइम देगा पेमेंट करने के लिए, या फिर उसको बोल रहा है भैया मैं तुझ पे केस फाइल नहीं करूंगा, नॉट टू इश्यू, कि मैं तुझे केस फाइल नहीं करूंगा, देन श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज ना भाई। अब तुम आपस में खेलते रहोगे तो मैं क्या करूं, तुम्हारे टर्म तुम अपने आप बदल रहे हो, तुम्हारी चॉइस है, मैं भी तो था कुछ। अगर मेरे को तुम्हें लायबल करना ही था, मुझे अगर रखना ही है तो अपने कॉन्ट्रैक्ट मुझे बताओ, मुझसे भी सहमति लो, रिमेंबर, क्योंकि मैंने भी तो कंसिडरेशन के बेस पे काम किया ना, उसको बेनिफिट मिला तो उसके मैं भी काम कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो मैं क्या करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आगे, तो लोग कहता भैया ऐसे सिनेरियो के अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन 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 श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज इफ ही असेंट्स टू सच सम। क्या बोला मैंने, असेंट या कंसेंट का मतलब होता है सहमति, असेंट मतलब सहमति। अब बताओ ना, अगर मैंने सहमति दी होती तो क्या होता, वही तो एक्सेप्शनल पॉइंट है। अगर श्योरिटी ने चाहे वेरिएशन को रिगार्डिंग था, टाइम बढ़ाने के रिगार्डिंग था, केस ना डालने के रिगार्डिंग था, अगर मैंने कंसेंट दिया होता तो बात अलग थी ना भाई। अगर श्योरिटी कंसेंट दे रहा होता तो वो तो एक्सेप्शन बन गया ना, समझना क्या बोल रहा हूं, वो तो एक्सेप्शन बन गया कि भाई उस केस में लायबल हूं, बट अदर केसेस में लायबल नहीं होता हूं बेटा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। चले आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट क्या है, अभी ये वाला पार्ट पीछे सीखेंगे कि आप कौन कौन से केस है जहां पर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो मेनली डिस्चार्ज कौन कौन से वाले केस होते हैं, वही सारे केसेस यहां लिखे हुए हैं, कोई ना सीक्वेंस नहीं टूट रहा। देखो 135, 136, 137, 138, इसलिए बीच में डाल दिया नोट्स के अंदर, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया रहे कि कंटेंट बाद में नहीं पढ़ना, सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। बट ये वो वाला पार्ट है जहां पर हम पढ़ेंगे कि श्योरिटी कहां कहां डिस्चार्ज नहीं होगा। तो कॉमन से लॉजिक है भैया, श्योरिटी ने कंसेंट दिया था, डिस्चार्ज नहीं है, श्योरिटी को इन्फॉर्मेशन दी, डिस्चार्ज नहीं है, रिमेंबर, शू केस हाँ ना डालने के अलावा कोई और एक्शन ले रहा है अगर तो डिस्चार्ज नहीं है। ये हम पढ़ने वाले हैं, पहले इससे पहले हम जान लेते हैं कि कहां कहां डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का प्रोविजन। नेक्स्ट वाला सेक्शन 139 पढ़ते हैं। सेक्शन 139 क्या कह रहा है, पढ़ने से सेक्शन 139 कहता है बेटा, सुना, कह रहा है सर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। क्या बोल रहा, क्या मतलब निकला इसका, कह रहा है सर श्योरिटी का डिस्चार्ज होना क्रेडिटर के किसी काम या किसी चीज के भूल जाने की वजह से। अगर क्रेडिटर कोई चीज भूल जा रहा है, जो टर्म्स एंड कंडीशन क्रेडिटर ने खुद फिक्स किए थे, वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन का फॉलो नहीं कर रहा, और उसकी वजह से जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो अफेक्ट हो रहा है। सोचना क्या बोल रहा हूं, जो टर्म्स एंड कंडीशन क्रेडिटर्स ने फिक्स किए थे कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय, जब मैं बीइंग ए श्योरिटी मैंने गारंटी दी थी, और जिन टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने गारंटी दी थी, सोच के देखो बेटा, जिन टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने गारंटी दी थी, अगर क्रेडिटर उन चीजों को भूल जाता है या वो परफॉर्म नहीं करता है, सर एग्जांपल दो ना, एग्जांपल दूं, सुनना, एग्जांपल के लिए मुझे बताओ बेटा, मैंने गारंटी इसलिए दी थी, मैंने गारंटी सोचो एग्जांपल इसलिए दी थी कि मेरे अलावा एक और गारंटर, मेरे अलावा एक और श्योरिटी होगा, और श्योरिटी मतलब को श्योरिटी, एक से ज्यादा गारंटर को बोलते हैं को श्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, मैं और एक और, ठीक है। मैंने कहा था अगर एक और श्योरिटी होगी
तभी मैं गारंटी देता हूं। बट क्रेडिटर ने ये बात को फॉलो नहीं किया, वो भूल गया और उसने इंतजार भी नहीं किया, उसने सिर्फ गारंटर में सिर्फ मेरा नाम लिखा। नाउ प्लीज टेल मी, वो भूल गया तो मैं भी भूल जाऊंगा ना भाई। अगर मेरी कंडीशन इस चीज के ऊपर थी कि भैया को श्योरिटी होगी तो लायबिलिटी होगी, को श्योरिटी नहीं होगी तो लायबिलिटी भी नहीं होगी। तो जवाब दीजिए, अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से, देखो वर्ड लिखा हुआ है इंपेयरिंग। इंपेयरिंग का मतलब होता है मैच ना होना, मतलब सेम ना होना। जो टर्म्स मेरे साथ थे वो अब सेम नहीं है। मैंने कुछ कहा था तो ऑब्वियस क्या है, मेरी रेमेडी भी खत्म हो गई ना भैया। आपने मेरी रेमेडी खत्म कर दी, अब तो कहला मुझे लायबल कर रहे हो। तो लोग कहता भैया ऐसी सिनेरियोस के अंदर भी क्या बोलेंगे, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। क्या हो गया, श्योरिटी विल बी, क्या लिखा पढ़ना, क्रेडिटर डज एनी एक्ट व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द श्योरिटी। अगर क्रेडिटर ऐसा कोई भी काम करता है जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द राइट, मतलब वो अफेक्ट कर रहा है किसको, मेरे राइट्स को, तो क्या बोलेंगे, या वो भूल गया, ओमिट्स टू डू एनी एक्ट व्हिच इज ड्यूटी टू श्योरिटी रिक्वायर्स टू डू हिम। जो भैया डे 1 पे फिक्स हो गए थे श्योरिटी के साथ में कि उसकी ड्यूटी है पूरा करना, और कह रहा है इवेंचुअली जो मेरी रेमेडी थी वो भी अफेक्ट हो रही है, तो बताओ मुझे ऐसे सिनेरियो के अंदर वहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज होगा नहीं होगा, डिस्चार्ज होगा। और एग्जांपल ले लो, समझो, सोचो ध्यान से बात को। फुल सेटलमेंट कर रहे थे, रिमेंबर, या मान लो एग्जांपल के लिए मान लो, सुना ध्यान से बात को, पूछो एग्जांपल दूं। प्रिंसिपल डेटर ने जब क्रेडिटर से लोन लिया, मुझे श्योरिटी बनाया, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे, कुछ डॉक्यूमेंट से या कुछ सामान था, एसेट्स थी, सिक्योरिटीज थी, जो कि क्रेडिटर ने अपने पास रखे हुए थे। किसके, प्रिंसिपल डेटर के कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रखे हुए थे। अब मुझे बताओ, अगर वो डॉक्यूमेंट खो जाए, अगर वो डॉक्यूमेंट खो जाए, क्योंकि याद रखना, अगर जब श्योरिटी पेमेंट कर देता है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर, उस केस में जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी टाइटल क्रेडिटर के पास रखे होते हैं प्रिंसिपल डेटर के, बेटा उन पे मेरा अधिकार होता है, उसके बाद में वो मैं ले सकता हूं। अब उसको वही उसने खो दिए, वही उसने उसको वापस कर दिए, तो भैया जब उसको वापस ही कर दिए, खो दिए, कुछ गलती कर दी, डिस्ट्रॉय कर दिए, तो भैया मैं भी फ्री हूं। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग, क्योंकि मेरे को पैसा कहां से मिलेगा फिर? भाई कल को मान लो मेरे पास भी ऑप्शन ही नहीं है, मैं कैसे पैसा मांगू? भगा देगा हमेशा, क्या ऑप्शन है, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, निकाल देगा मेरे को। तो ये रीजन है, क्या बोलेंगे ऐसे केस में भी, क्या बोलेंगे, जहां पर मेरी रेमेडी अफेक्ट हो रही है, मेरी रेमेडी मतलब मेरे उपचार अफेक्ट हो रहे हैं, ऐसे केस में बेटा क्या है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर रहेगा? अगले पार्ट पे आता हूं, नेक्स्ट। दूसरा ये वर्ड मैं बोल रहा है, देखो सेम वर्ड आ गया, कौन से वाला वर्ड, लॉज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या बेटा, सिक्योरिटी मतलब द डॉक्यूमेंट्स, क्या बोलूंगा, द डॉक्यूमेंट्स है, कोई टाइटल थे, रिमेंबर कौन से, ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के किसके पास में, टू दी क्रेडिटर, क्रेडिटर के पास में। तो जवाब दो, क्रेडिटर के पास में प्रिंसिपल डेटर के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रखे हुए थे, अगर वो लॉस हो जाए, खो जाए, रिमेंबर, तो ऐसे केस में कोई पार्ट खो जाए या पूरे अगर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट खो दिए उसने, तो ऐसे केस में क्या मैं लायबल हूं? आंसर इज नो, द श्योरिटी डिस्चार्ज भैया, श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। बट बताओ डिस्चार्ज कहां तक हूं? जहां तक मेरा एक्सटेंड, मतलब टू दैट लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। मान लो एग्जांपल, 10 लाख का लोन था भाई, सुनना, 10 लाख का लोन था, 10 लाख के बदले 8 लाख की सिक्योरिटी रखी थी उसके पास में। 10 लाख का लोन क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को दिया था, सुनना ध्यान से बात को, 10 लाख का लोन क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को दिया था, ठीक है, और 8 लाख की सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से क्रेडिटर के पास रखी हुई थी। अब हुआ क्या, वो 8 लाख की सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय हो गई, खो गई, मिल गई, जल गई, भाड़ में गई, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी, मैं कितनी अमाउंट के लिए लायबल हूं? अब अगर प्रिंसिपल लेटर पे नहीं करता तो मैं कितनी अमाउंट के लिए लायबल हूं क्रेडिटर को? टेल मी, एनी आइडिया? सोचो, गेस करो, गेस करो। पूरे 10 लाख के लिए नहीं, ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ, कौन सी जो बच गई, मतलब 2 लाख के लिए लायबल हूं, 10 लाख के लिए लायबल नहीं हूं। बोलो क्लियर हो गया? तो ये पार्ट था, क्रेडिटर की गलती की वजह से इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। एक काम करता हूं बेटा, आई जस्ट थिंक कि मुझे लगता है इसका एक पार्ट हमें नेक्स्ट क्लास में कवर करना चाहिए, है ना, वरना क्लास लंबी हो जाएगी हमारे पास ये वाली। तो एक तो ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, कौन से वाला पार्ट, दिस पार्ट इज इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सिर्फ ये खत्म नहीं होगा, हमारा नया चैप्टर चालू हो जाएगा बेलमेंट वाला भी, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट क्लास में लूंगा जहां पर लायबिलिटी नहीं बदली, उसके अलावा और देखो ध्यान से, जितने भी नए वाले नोट्स आपके पास आपको दिख रहे हैं, वो सारे नोट आपकी ड्राइव के फोल्डर में, पीडीएफ बुक के फोल्डर में अपलोड हो रहे हैं बैक टू बैक बेटा, ठीक है। क्लासेस के फोल्डर में आपको फोल्डर दिख जाएंगे अपने पास, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोला, ये वाला पार्ट जहां पे हमने बोला इनवैलिडेशन की बात करेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक वाला पार्ट, कंसीलमेंट वाला पार्ट, ये भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
और उसके बाद में हमारे पास में बनेगा ओनली एक टॉपिक, कौन सा, राइट्स ऑफ किसके, श्योरिटी वाला राइट का। तो श्योरिटी के राइट कौन कौन से बनते हैं, ये वाले पार्ट। बस 2 टॉपिक बचे हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद में द होल चैप्टर ऑफ इंडेमिनिटी गारंटी इज ओवर। बस लास्ट तक इतना ही, खत्म हो जाएगा। फिर श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी है, एंड खत्म। ठीक है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाना गाए जय, कौन सा गाना, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।